नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ, हमारे देश की राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के अंदर। ठीक है, तो आपको जानकारी देश के बारे में। तो 7 अप्रैल 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, जो गज गज उत्सव 2023 है, ये एक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो 1992 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख संरक्षण पहल, जिसका नाम आपका है प्रोजेक्ट एलिफेंट। मतलब भारत सरकार ने 1992 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसके तहत आपको जो एलिफेंट है उनको बचाने के लिए एक, या उनकी कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। कब? 1992 में। और इसके क्या है, 30th एनिवर्सरी है ये आपकी। कौन सी है? 30वीं एनिवर्सरी है किसकी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की। आपको बता दें, इस योजना का उद्देश्य हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना, बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। और साथ ही आपको बता दें, ये इवेंट जो आपका चला है 7 दिसंबर को, ये आपका 2 दिन का इवेंट है। 2 दिन का, इसमें आपके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स, एलिफेंट प्रोसेशंस। मतलब यहाँ इसका मतलब होता है कि हाथियों का जुलूस निकाला गया, एग्जीबिशंस हुई और सेमिनार्स भी करे गए थे इस पूरे इवेंट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर हैज़ द जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? मतलब संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, भोपाल के अंदर। जी हाँ, भोपाल के अंदर आप फोटो देखते हैं, ये आपकी जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और हमारे आपके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं यहाँ पे हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी भी है, और बाकी भारतीय सेनाओं के अलग अलग कमांडर्स भी इसमें आयोजित थे। आपको बता दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल मध्य प्रदेश में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया। और आपको बता दें, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि मिलिट्री कमांडर्स की थी। उसकी जो थीम थी वो थी रेडी, रिसर्जेंट और रेलिवेंट। मतलब हिंदी में कहें तो तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक, इसकी थीम थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी आपको इसमें याद करने की? थीम याद करने को है, क्योंकि थीम ही आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थीम याद रखिएगा, रेडी, रिसर्जेंट और रेलिवेंट। ये इसकी थीम थी किसकी? मिलिट्री कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी थीम है ये आपकी। आपको बता दें, इसमें आपके हमारे जो तीनों आर्मी के जो कमांडर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही इसमें सीनियर्स ऑफिसर भी आए थे। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक, और आपको अगले क्वेश्चन पढ़ते हो। आपको बताना है, नेशनल ऑपरेशंस के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अतुल आनंद। जी हाँ, अतुल आनंद जी, आप फोटो देखते हैं ये इनका, ये बन गए हैं आपके कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। इनका नाम है वाइस एडमिरल अतुल आनंद। इनका पूरा नाम यार क्या कह रहेगा आप बोलेंगे आप, तो इनका पूरा नाम है वाइस एडमिरल अतुल आनंद। ठीक है, और ये क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। चलिए, और साथ ही आपको बता दें कि अभी जो हमारे संजय जसजीत सिंह है, ये क्या बन गए हैं? ये न्यू वाइस चीफ बन गए हैं इंडियन नेवी के। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ बन गए हैं। वो कौन बन गए हैं वाइस चीफ? संजय जसजीत सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, ये उनका फोटो है संजय जी का। ये क्या बन गए हैं? वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, किस राज्य की कंगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की जो कंगड़ा चाय है, जो है कंगड़ा चाय से कहते हैं, उस चाय को यूरोपियन यूनियन कमीशन ने GI टैग दे दिया अपना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको बता दें, यूरोपियन कमीशन ने आपके जो
प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल आपका इंडिकेशन, जिसे हम पीजीआई कहते हैं, इसका स्टेटस दिया है किसको? कांगड़ा टी को, है ना, चाय को दिया गया है। आपको बता दें ये बहुत ही यूनिक वैरायटी की टी है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको बता दें जो पीआई टैग मिला है इसको, ये 11 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा आपका, है ना। और ये इसका जो नोटिफिकेशन था ना, वो नोटिफिकेशन 22 मार्च को इशू कर दिया गया था, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें इसमें जो बासमती राइस जो है ना, तो ना इन्होंने जो आपकी यूरोपियन कमीशन है, उसने बासमती चावल है इसको भी समान दर्जा के लिए इसको मतलब इसको भी जीआई टैग देने में देरी कर रहा है, क्योंकि भारत ने 2018 में भारत ने 2018 में बासमती चावल को जीआई टैग के लिए अपील करी थी। मतलब हमने यूरोपियन कमीशन से अपील करी थी कि जो हमारा बासमती चावल है इसको जीआई टैग दे दी जाए। उसी समय क्या है, इसको बासमती राइस को भी जीआई टैग दिया गया और साथ में इसको भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो कांगड़ा चाय है एक समृद्ध इतिहास है इसका, मतलब बहुत अच्छा हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है इसकी। आपको बता दें इसकी शुरुआत जो उगाने की शुरुआत हुई थी वो मिड 19 सेंचुरी में शुरू करी गई थी। किसके द्वारा? आपका जो क्या नाम, मिड 19 सेंचुरी में शुरू की गई थी, है ना। कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू करी गई थी, इसलिए इसका नाम कांगड़ा चाय भी रखा गया है। आपको बता दें इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी द्वारा करी गई थी। आपको बता दें 1852 में डॉक्टर जेमसन जो कि ब्रिटिश सिविल सर्जन थे, इन्होंने कांगड़ा वैली के अंदर इस चाय की पत्ती की खेती करी थी, मतलब जो बीज थे वो बोए थे इसके, इसीलिए इसका नाम कांगड़ा टी पड़ गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपको बताना है वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, डॉक्टर एम ए हसन। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो, ये डॉक्टर एम ए हसन जी, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है वॉर एंड वुमेन, ठीक है। और आपको बता दें इसको जो रिलीज करी गई थी वो क्या नाम है 24 मार्च को करी गई थी, और ये समझिए एक तरह से इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें वुमेन स्टोरी जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1971 की वॉर हुई थी ना, क्या नाम है पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, उसमें जो बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश की स्टोरी उसमें बताया गया है कि वहाँ पे किस प्रकार वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी, जो वो बांग्लादेश की महिलाएं थी, पाकिस्तान आर्मी द्वारा किस तरह अत्याचार किया गया, किस तरह उनकी क्रूरता की गई, उसके बारे में इसमें इन पुस्तक में लिखा गया है डॉक्टर एम ए हसन द्वारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, राजीव के मिश्रा। जी हाँ, आप फोटो देख सकते हैं, ये है फोटो है राजीव के मिश्रा जी, इनको बना दिया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको उससे पहले आपको तो जानकारी दे दें, इसके बारे में बता दें आपको, जो पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी जो मतलब एक तरह से सरकारी कंपनी है, जिसकी शुरुआत जो है 1999 में करी गई थी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। और आपको बता दें इसका जो मेन काम क्या है, इसका मेन काम है ट्रेड करना है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करना अक्रॉस इंडिया। अब इसका कारोबार इंडिया के बाहर भी होता है। कहाँ कहाँ होता है इंडिया के बाहर? तो इंडिया के बाहर इसका कारोबार भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी होता है, ठीक है। अभी इन देशों में भी क्या है, बिजली सप्लाई करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है अंजलि शर्मा किस राज्य से संबंधित है जिसने आपका किलिमंजारो पर्वत पर विजय प्राप्त की है, ठीक है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है आपका, उसको इन्होंने कॉन्कर किया है, मतलब उसको उस पर विजय प्राप्त करी है, उसको चढ़ाई करी उनकी। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो है इनका, ये है अंजलि शर्मा जी। इन्होंने जो आपका साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ये माउंट किलिमंजारो है, इसको कॉन्कर करा है, इसको विजय प्राप्त करी है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या रही, इसमें आप देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा बता रखा आपको, जो अंजलि शर्मा जी हैं उन्होंने अपने स्टेट को और साथ ही अपने देश को एक प्राउड मोमेंट दिया है, क्योंकि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अंदर एक पहाड़ी है, इसका नाम आपको बताया है माउंट किलिमंजारो, इसको क्या नाम है इसकी चढ़ाई करी है और चढ़ाई पूरी करी है, और वो भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में, जो हिमाचल प्रदेश की आपकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, इसका नाम क्या बोलते हैं इसे, गद्दी ड्रेस, मतलब गाड़ी ड्रेस कह जाते हैं, या पर कह दो गद्दी ड्रेस कहते हैं इसको, या इसको जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं लुआचड़ी। क्या कहते हैं?
लुआचड़ी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो ये इस ट्रेडिशन ड्रेस में इन्होंने क्या है, इस पर्वत की चढ़ाई करी है। आप देखते हैं फोटो मैंने आपको दिया है ना, इस फोटो में आप देखेंगे, जो फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी जो ड्रेस पहने हो इन्होंने, ये ड्रेस इनकी ट्रेडिशनल हिमाचल प्रदेश की क्या ट्रेडिशन ड्रेस है, इसमें इन्होंने इस पर चढ़ाई करी है। अब इसमें खास बात क्या है इन्होंने करा है, तो इसमें खास बात यह है, आपको पता है वह गद्दी की पोशाक पहनकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है जिनका लक्ष्य पर्वत चोटी पर गद्दी संस्कृति को बढ़ावा देना है। मतलब इनका कहने वाले यहाँ पे क्या है, ये आपकी जो हिमाचल प्रदेश की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है उसको बढ़ावा देने के लिए ये ड्रेस पहन के जाती हैं और पर्वतों की चढ़ाई करती हैं। ठीक है, चलिए फिर आपको और बता दें कि अंजलि ने, जो अंजलि शर्मा जी हैं, इन्होंने 15 साल की उम्र में 5289 मीटर की चोटी को फतेह किया था। मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र में 5279 मीटर की ऊंची पहाड़ी पे इन्होंने फतेह हासिल करी थी। और साथ ही 6001 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हनुमान टिब्बा और पहाड़ देव पर भी चढ़ाई की थी इन्होंने। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें जो गद्दी ड्रेस जो होती है, और इससे यहाँ पर हम कहते हैं लुआचड़ी, गद्दी ड्रेस कहते हैं लुआचड़ी, ये क्या ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है किसकी, हिमाचल प्रदेश की, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली के अंदर। जी हाँ, आपका जो 5th आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुई है, वो आपका न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत करी गई है। आप जानते हैं इसकी ये आप डेट गलत पड़ गई है। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई, और आपको जानकारी दें इसके बारे में, तो 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में ICDRI कहते हैं, 2023 में इसकी जो आपकी जो रिपोर्ट है वो आपकी, आप कह दें कि इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है आपकी। इसका जो प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटीज़ आती हैं, यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, और डिजास्टर और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत करते हैं, या फिर उस पर निर्णय इसका बात करते हैं कि क्लाइमेट कैसा चल रहा है, और साथ में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसे बिल्डिंगें बनाई जाए जो क्या है ख़राब से ख़राब मौसम को, टेम्परेचर को झेल सके, डिजास्टर झेल सके। ठीक है, आपको बता दें जो ICDRI 2023 का उद्देश्य है आपदा और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे, मतलब इनका जो मेन, इनको जो एम जो है उनका काम क्या है कि सभी देशों को एक लाना, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड। ये वो एक वर्ल्ड वाइड डायलॉग है जहाँ पे क्या है विभिन्न देशों के लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, जो आपके बातचीत करते हैं किस पे, डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि CDRI है, इसको मतलब आपका है, मान लीजिए उन्नत और विकासशील देशों के साथ साथ ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ सहित विविध पृष्ठभूमि से 40 से अधिक देशों की भागीदारी शामिल है इसके अंदर। ठीक है, आपको बता दें 5th ICDRI 2023 जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी जो थीम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, थीम, तो उसकी थीम क्या है, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। तो क्या है, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपको अब थोड़ा इसमें जाने से पहले, क्वेश्चन जाने से पहले, इसमें जो पूरी मीटिंग हुई थी, इसमें 3 आपके पिलर्स थे, और 3 पिलर्स के ऊपर बात करी गई थी। पूरी आपकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कहता है एक तरह से बैठक हुई थी, उन बैठक के 3 पिलर्स पर बात करी गई थी। कौन कौन से, डिलीवरिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शेपिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा पिलर कौन सा आपका, डिलीवरिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें मतलब एक मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर हो गई है, और तीनों पे अलग अलग तरीके से काम किया गया। मतलब यहाँ बात करें, पहले पिलर जो था उसमें बात करिए लचीला बुनियादी ढांचा प्रदान करना, साथ ही समावेशी और जोखिम सूचित प्रणालियाँ, मतलब एक तरह से आप इंक्लूसिव और रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाया जाए, पहला पिलर। दूसरा पिलर था शेपिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, एक एसेट बनाया जाए जिससे क्या है आपका ये इन सभी को काबू किया जा सके। तीसरा पिलर जो था वो था आपका रियलाइजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, मतलब आपके मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीलापन के लिए वित्त और निवेश को समझना।
इसके अंदर आपको देखना जाए कि कैसा निवेश किया जाए, क्या कितना निवेश किया जाए, किस प्रकार निवेश किया जाए जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और क्या फ़ायदेमंद रहे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इस तरह की बात कहें तो। ठीक है, ये 3 पिलर्स के ऊपर क्या क्या है इस बैठक पे बात करी गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दी इंडस एंटरप्रेन्योर्स, जिसे हम TIE कहते हैं, राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मतलब दी इंडस एंटरप्रेन्योर राजस्थान की पहली पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सीनू जवार। आप देखते हैं फोटो इनका, ये सीनू जावर जी है, ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ दी इंडस एंटरप्राइज राजस्थान की। ठीक है, आपको बता जानकारी दे दें, जो इंडस एंटरप्राइज राजस्थान है, इसे इसने अपॉइंट किया है डॉक्टर सीनू जावर को एज अ न्यू प्रेसिडेंट, कितने 2 सालों के लिए, 2023 से लेकर 2025 तक के लिए। ठीक है, आपको बता दें इससे पहले कौन थे, इससे पहले डॉक्टर रवि मोदनी जी थे। ठीक है, मोदानी जी थे प्रेसिडेंट, इनका जो पद है पूरा हो गया, अब कौन संभालेगा? डॉक्टर सीनू जी संभालेंगे इसको। आपको बता दें जो IT ही या कहते हैं इंडस एंटरप्रेन्योर है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था सिलिकॉन वैली के अंदर, जिसका काम क्या है, जिसका काम मतलब ग्लोबली ऑपरेट करती है और इसके 58 चैप्टर हैं, साथ ही 14 कंट्रीज के अंदर ये फैला हुआ है। क्या प्रमोट करता है? इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आप ये मान लीजिए एक तरह से उद्यमशीलता, ऐसे हम कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। ठीक है, इसको प्रमोट करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए डेनियल डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेद, इन्होंने जीता है आपका क्या है? मियामी ओपन 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादकों को GI टैग मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, जो आपका जिंजर राइस है, आपका बनारसी पान हो गया या बनारसी लंगड़ा आम हो गया, इन तीनों को क्या है? GI टैग दिया गया है। जोग्राफिकल इंटेग जो जोग्राफिकल होता है ना, GI टैग जो होता है दिया जाता है, वो दिया गया है किसको? इन सभी को दिया गया है। आपका जो बनारसी आम लंगड़ा आम होता है और बनारसी पान होता है, साथ ही जिंजर राइस मतलब आदमी चीनी के ना, आदम चीनी जो होती है ना, आदम चीनी जो होता है, आदम चीनी चावल होता है, इसको भी GI टैग दिया गया है। और ये कहाँ से? सब बनारस से ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी नीरज निगम। जी हाँ, नीरज निगम जी को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। ठीक है, क्या अपॉइंट किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। किसको? नीरज निगम जी को। याद करिएगा, बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, बसोहली जो आपका पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर संबंधित है, जिसको क्या है? GI टैग मिला है। हाल ही में क्या है? GI टैग मिला है। आप देखते हैं ये पेंटिंग और आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो जम्मू संभाग जो आपका क्या नाम है, जम्मू डिवीजन है, आप कहते हैं जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। आपको बता दें बसोहली पेंटिंग है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग हासिल करा है। कहाँ पे? जम्मू रीजन में। ठीक है, ये पहला ऐसा पेंटिंग है जिसे क्या है स्वतंत्र GI टैग दिया गया है। कौन से रीजन से? जम्मू क्षेत्र से दिया गया है। आप पहले से क्या आपको कश्मीर क्षेत्र से मिलता था, अब ये जम्मू क्षेत्र में मिला है पहली बार। ठीक है, आपको बता दें इन उत्पादों की GI टैगिंग की प्रक्रिया नाबार्ड द्वारा, कौन? नाबार्ड बैंक जानते हो आप? नाबार्ड द्वारा दिसंबर 2020 में हस्तलिप और हस्तकरघा विभाग के परामर्श और समर्थन से शुरू किया गया। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के सपोर्ट से ये काम शुरू किया गया था। कब? दिसंबर 2020 से शुरू की गई थी आपकी। ठीक है, और आपको बता दें जो GUT है, जो आपके तरह से केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसके टोटल 33 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको क्या है? GI टैग मिल चुका है। 31 मार्च 2023 तक की बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 तक जम्मू कश्मीर को टोटल 33 GI टैग्स मिले हैं उनके प्रोडक्ट के लिए।
आपको बता दें ये पहला जीआई टैग मिला है पूरी हिस्ट्री में जम्मू रीजन को। ठीक है, इससे पहले क्या है, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिलते थे। किस नाम से? कश्मीर हैंडीक्राफ्ट को मिलते थे, जम्मू को नहीं मिलते थे, सिर्फ कश्मीर को मिलते थे। अब जम्मू को भी मिलते हैं, कश्मीर को भी मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य ने न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ऑप्शन बी, कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक वह ऐसा राज्य है जिसने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप किया है। आपको जानकारी दे दें कि 4 अप्रैल को नई दिल्ली में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में कर्नाटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। आपको बता दें इसके जो पैरामीटर्स होते हैं जिन पे चेक करा जाता है कि कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, तो वो पैरामीटर्स क्या क्या है? वो पैरामीटर्स आपकी पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स और लीगल एड। मतलब आपका इधर पुलिस हो गया, न्यायपालिका हो गया, जेल हो गई, कानूनी सहायता हो गई, इन सभी आपको चीज़ों को चेक किया जाता है और इस पे चेक करके आपका बताया जाता है कि कौन सा राज्य सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे खराब है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जस्टिस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, आपको बता दें तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु है वो सेकंड पोजीशन रहा है, वहीं तेलंगाना आपका थर्ड पोजीशन पर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश जो है वो 18th पोजीशन रहा है जो कि सबसे लास्ट पोजीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उससे पहले बता दें कि ये शुरू किसने करा, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट लाता कौन है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा लाई जाती है? टाटा ट्रस्ट द्वारा लाई जाती है। कब से? 2019 से लाई जाती है। ठीक है, और ये इसका तीसरा एडिशन था। तो याद रखिएगा अगर कहीं पूछा जाए कि 2023 में अभी जो 2022 का जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है उसके वो कौन सा एडिशन था, तो आप कहेंगे ये थर्ड एडिशन था। किसके द्वारा लाया जाता है, तो आप बताएंगे टाटा ट्रस्ट द्वारा लाया जाता है। और उसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत करी गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको बताना है 40th प्रेसिडेंट ऑफ FICCI वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन किसे बनाया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सुधु शिव कुमार। जी हाँ, सॉरी, सुधा शिव कुमार जी हैं। आप देखते हैं फोटो, इनको बनाया गया है FICCI का 40th प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको जानकारी दे इस बारे में। तो FLO मतलब FLO की स्थापना 1983 में करी गई थी। किसमें कब करी गई थी? 1983 में करी गई थी। ठीक है, और इसको जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से, मतलब FICCI फॉर्म क्या है? तो वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं FICCI कहते हैं। ये एक इंडस्ट्री और कॉमर्स की एपेक्स बॉडी है। किसकी? इंडस्ट्री और कॉमर्स की, भारत के अंदर। ठीक है, आपको बता दें जो FLO है, एक तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन जो है, ये इसके टोटल 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर मतलब आप मान लीजिए 18 स्टेट्स में फैला हुआ। कौन कौन से है वो 18? आपके अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, लुधियाना, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट पुणे, अमृतसर, उत्तराखंड। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, आपको बता दें इसमें इस सदस्यों में आपके कौन कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं और कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। किसके? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, पीयूष बाबेले। कौन है? पीयूष बाबेले। तो पीयूष बाबेले द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में ग्रीस में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, रुतेंद्र टंडन। जी हाँ, रुदेंद्र टंडन जी हैं। आप देखते हैं फोटो इनका, ये बन गए हैं एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस। ठीक है, मतलब ग्रीस में भारत के राजदूत बन गए हैं ये। ठीक है, जो इंडियन एम्बेसी होते हैं ना उसके हेड ऑफिस की तरह मान लीजिए वो ये बन गए हैं। चलिए अगले आप क्वेश्चन चलते हैं। आपको बता देते हैं ग्रीस है कहाँ पे। आप देखते हैं ये इंडिया वर्ल्ड मैप है, आप यहाँ देखेंगे। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड मैप में ये इंडिया, ये ग्रीस, ये वहाँ पे आपको
आप आइए ईस्ट एशिया में आएंगे तो ईस्ट एशिया में ये कंट्री दिखाई देगी, ठीक है, ईस्ट एशिया में ये कंट्री दिखाई देगी। वहीं आपको ग्रीस ये कंट्री दिखाई देगी, ठीक है, जो कि टर्की के बगल में है और इटली के बीचों बीच में है, आपको ये दिखाई ग्रीस। आपका जो लोइन सी और आपका जो एजियन सी जो है, इसके बीच में आपका ग्रीस पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है एथेंस, इसकी कैपिटल है। तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस है, और इसका ये इसकी झंडा है किसका? ग्रीस का, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर सेफरिन। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये अलेक्जेंडर सेफरिन ये बन गए हैं प्रेसिडेंट किसके? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के लिए चुना गया है? मतलब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए कितने साल के लिए चुना गया है, कितने साल के लिए इलेक्ट किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 4 साल के लिए। जी हाँ, 4 साल के लिए भारत को इसको चुना गया है। इसके लिए आपको जानकारी दे दें कि इंडिया को इलेक्ट किया गया है किसके लिए? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, और साथ ही में कमीशन ऑन नारकोटिक्स, साथ ही में प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का, ठीक है, और साथ ही यूएन प्रोग्रामिंग ऑन HIV एड्स, ये चुनाया गया है इनको, मतलब इनके हेड चुन लिए गए हैं 4 साल के लिए। किसके द्वारा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं? इकोसॉक कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा क्या है, भारत को इलेक्ट कर लिया गया है इन सभी का मेंबर्स, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें भारत जो है वो 4 साल के लिए अभी ये बन जाएगा, और उसका जो कार्यभार है भारत, वो कार्यभार अपना 1 जनवरी 2024 है, मतलब अगले साल से शुरुआत करेगा इसकी, ठीक है। और आपको बता दें भारत को 20 साल बाद ये पद मिला है, इससे पहले भारत को 2004 में ये पद दिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला और जानकारी देते हैं। तो आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसकी स्थापना 1974 में करी गई थी। और वहीं साथ ही आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी बाय रेजोल्यूशन 91 के तहत। किसके द्वारा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे क्वेश्चन पे। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 2026 तक। जी हाँ, 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आपकी जो सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। नंबर 1 पे चाइना होगा, और साथ ही नंबर 2 पे कौन? इंडिया हो जाएगा 2026 तक, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपको इसे जानकारी देते हैं कि सोलर प्लेट्स के ऊपर जो अभी सोलर मैन्युफैक्चर है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो बजट लाया था, उसमें 19.5 थाउजेंड करोड़ रुपए रखे गए थे। किसके लिए? हाई इफेक्टिव सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है, हम सोलर प्लेट्स को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और जितनी ज़्यादा सोलर प्लेट मैन्युफैक्चर होंगी उतनी सोलर प्लेट सस्ती होंगी और उतना ही फायदा होगा। भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो होनी चाहिए, अगर चीज़ महंगी होगी तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें रिसर्च मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, किसके? सोलर मॉड्यूल्स पे और रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे। तो ये पूरा इसके भारत सरकार द्वारा 19.5 थाउजेंड करोड़ का बजट अलॉट किया गया है इस बजट 2023-24 के अंदर। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। आप देखेंगे जब मैंने ग्राफ डाला है, इस ग्राफ पे आप देखेंगे कि सोलर प्लेट्स की जो डिमांड है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है। आप देखेंगे आपका 2021 में सोलर प्लेट की डिमांड जो थी मार्केट में जो डिमांड थी वो थी 952.16 यूएस बिलियन डॉलर। यहाँ पे बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, 9,552 बिलियन डॉलर की मांग हुई थी। वहीं आप देखेंगे 2022 में बढ़ के 1,000 क्रॉस कर गई थी, और 2023 में अभी करंट की बात करें तो ये लगभग माना जा रहा है कि 1,117 हो जाएगी, और 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग ये पूरे 2,000 बिलियन डॉलर की एक पूरी मार्केट बन जाएगी। तो देख रहे आप कितना बड़ा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कितना बड़ा मार्केट है। इसलिए भारत सरकार क्या है, इसमें फोकस कर रही है और इसको प्रमोट कर रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, डॉक्टर नित्या अब्राहम। आप देखते हैं फोटो, ये नित्या अब्राहम जी हैं, इनको बनाया अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से, ठीक है। आपको बता दें ये जो इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है और साथ ही ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर नित्या अब्राहम, इनको
सम्मानित किया गया है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। किसके द्वारा? तो ये सम्मानित दिया गया है अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा, मतलब AUA द्वारा ये सम्मान दिया गया है। किसको? नित्या अब्राहम जी को। ठीक है, आपको बता दें डॉक्टर अब्राहम जो है, नित्या जी हैं, ये एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कहाँ पे? एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड प्रोग्राम। इसमें ये आपकी क्या है? एसोसिएट प्रोफेसर है, साथ ही प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। कहाँ पे? मोटिफोर यूरोलॉजीज रेसिडेंसी प्रोग्रामिंग के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बन गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। जी हाँ, फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की लिस्ट आई है, जो रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर है उसमें नंबर 1 पे कौन है? मुकेश अंबानी जी रहे हैं। तो आप देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी जी, ये आज लिस्ट है, इसमें नंबर 1 पे मुकेश अंबानी रहे हैं। इंडिया की टीम, कौन सी टीम के लिए? मुंबई इंडियंस है ना इनकी टीम। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है आपकी 83 बिलियन डॉलर की। ठीक है, नंबर 2 के स्टीव वाल्मर, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, और इनकी टीम है कौन सी? लॉस एंजलिस स्लिपर्स, है ना। इनकी जो नेटवर्थ है वो 80.7 बिलियन डॉलर है। वहीं आप रॉब वॉल्टन देख रहे हैं, यूएसए से ही है। डेनवन ब्रोनकॉस, इनकी जो नेटवर्थ 57.6 बिलियन है। ऐसे ही बाकी सब है। ये टॉप 5 की लिस्ट मैंने दे रखी है, आप देख सकते हैं। और बाकी और जानकारी के लिए आप PDF ले सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कौन सा देश नाटो का 21वां में 31st सदस्य बन गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड जो आपका है वो नाटो का मेंबर बन गया है। ठीक है, आप देखते हैं ये फिनलैंड कंट्री है। आप देखते हैं ये फिनलैंड कंट्री है, जो कि, और ये जो बॉर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर जो मैप दिख रहे हैं, ये बॉर्डर है पूरा, ये बॉर्डर किसका है? रशिया का है। ये रशिया का बॉर्डर है और ये फिनलैंड का बॉर्डर। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉर्डर ऐसे करके जा रहा है ये ठीक है, ये पूरा फिनलैंड का बॉर्डर है। अब ये क्या है? नाटो का पार्ट हो गया है। इसका पार्ट नाटो का पार्ट हो गया है, इसकी सदस्यता हासिल कर ली है। इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सना मार्निन, और इसकी जो कैपिटल है हेलेंस्की, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विश्व का 9वां हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ठीक है, तो अरे, विश्व का 9वां सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डा बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुझे मिसप्रिंट हुआ है। बिजिएस्ट हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो सही इसका सही आंसर है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारा दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 9वां एयरपोर्ट बन गया वर्ल्ड का। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, ये आप लिस्ट है पूरी आपको दे रखी मैंने, कि कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे। ये गलत हो गया, 9 है ये 10 है। ठीक है, वहीं आप देखेंगे जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, ये नंबर 9 पे आ गया है। पहले पे आप कौन सा आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नंबर 1 पे है। दूसरा है डालस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है, और फिर तीसरे नंबर पे डेनवर एयरपोर्ट है। बाकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की। जी हाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको सम्मानित किया गया है पोलैंड के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, हाईएस्ट ऑनर से। इसका नाम क्या है? आपका है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, आपके कलिकेश नारायण सिंह। आप देखते हैं फोटो इनका, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, चलिए आपको जानकारी दे इसके बारे में। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष से पहले जो कनिष्क नारायण सिंह देव है, इनका पूरा नाम क्या है? कनिष्क नारायण सिंह देव। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, किसके? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये क्या हो गए? प्रेसिडेंट हो गए, प्रमोट हो गए, क्या हो गए? प्रेसिडेंट हो गए हैं। आपको बता दें ये जो आपका नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये एक एपेक्स बॉडी है, किसकी? शूटिंग स्पोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, आपको बता दें इसकी जो इसको बनाया गया था 1951 में, इसको बनाया गया था, और इसको एफिलिएट किया गया था कहाँ से? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन से, इसे हम कहते हैं ISSF, साथ ही एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन से, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में ASC, और
कॉमनवेल्थ शूटिंग फेडरेशन से, CSF से, इन सभी से एफिलेट या इन सभी से इनका आपका गठन करा दिया गया था। ठीक है, चलिए और आपकी अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन ऑनरी लाइफ मेंबरशिप बाय मर्लीबोन क्रिकेट क्लब। मतलब मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब द्वारा कितने भारतीय क्रिकेटरों को मादन आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो सही आंसर आपका है 4। सॉरी 4 नहीं है, 5 है। 5 लोगों को ये सम्मान बनाया गया है। कौन कौन हो गए इसमें? MS धोनी हो गए, युवराज सिंह हो गए, सुरेश रैना हो गए, मिताली राज हो गई और साथ में झूलन गोस्वामी जी हो गए। ये 5 प्लेयर इंडिया के हो गए, इनको क्या है लाइफ मेंबरशिप दी गई है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।